नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए, आज अपनी साइंस की जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसका थर्ड पार्ट है। तो सबको अपना अपना ऑब्जर्वेशन करना है कि अपने कितने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अपने कितने कितने क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन जो है किस हिसाब से चल रही है। ठीक है, इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर पहला जो है आपके सामने पेश है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 पेप्सिन, ऑप्शन नंबर 2 ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर 3 टाइलिन और ऑप्शन नंबर 4 काइमोट्रिप्सिन। बताओ देखें। हाँ भाई, बताओ देखें कमेंट करके कि पहले क्वेश्चन का जो है आंसर कौन सा होगा, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ना वो कौन सा होगा। 3 नंबर ऑप्शन, टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम पाया जाता है लार में? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और ये टाइलिन एंजाइम करता क्या है सर? ये करता है जो पॉलीसेकेराइड शर्करा होती है, स्टार्च जैसे ग्लाइकोजन होता है, तो ये स्टार्च जो है ना, इस स्टार्च को ये किस में तोड़ता है सर? इसको ये तोड़ता है माल्टोस में। किस में तोड़ता है? माल्टोस में तोड़ता है। ठीक है ना। तो टाइलिन एंजाइम जो होता है ये लार में पाया जाता है और ये पॉलीसेकेराइड शर्करा जो होती है स्टार्च, इसको डाइसेकेराइड शर्करा माल्टोस में तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, फिर बात करता हूँ पेप्सिन एंजाइम की। तो पेप्सिन एंजाइम जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन के जो बड़े बड़े अणु होते हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य करता है, पेप्टाइड अणुओं में तोड़ देता है। ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को, जो बड़े अणु हैं इनको पेप्टाइड में तोड़ने का कार्य करता है। काइमोट्रिप्सिन होता है ये भी किसका पाचन करता है सर? प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है ना। हाँ भाई, सही बात है क्या? तो ये 3 जो एंजाइम है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये प्रोटीन का पाचन करने वाले हैं। और टाइलिन एंजाइम जो है ये किसका पाचन करने वाला है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाला है। क्या बात समझ में आ गई कि सभी को? हाँ जी, कमेंट करो देखे एक बार कौन कौन आ चुके क्लास में। बिल्कुल, लिंक जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो ताकि सब लोग जुड़ सकें। बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट सवाल देखना। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि पारसेक इकाई है। पारसेक इकाई है, बताओ देखें। हाँ भाई, बताओ कमेंट करके सब लोग। पारसेक इकाई है, द्रव्यमान की है, चुंबकीय बल की है, समय की है, दूरी की है। देखिए स्टूडेंट, कुछ लोगों के आंसर सही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। देखिए, पारसेक किसकी इकाई है तो आपको पता होना चाहिए। पारसेक जो है ये दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है सर? दूरी की इकाई है। और दूरी मापने की सबसे बड़ी जो इकाई है वो क्या है? पारसेक। क्या है सर? पारसेक है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ पारसेक का जो मान होता है वो कितना होता है? अगर आपको पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि एक पारसेक का जो मान होता है सर वो कितना होता है। तो आप बताना 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर। एक पारसेक का मान कितना होता है? 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर। और अगर आपको प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर जो होता है वो भी दूरी मापने की इकाई होती है। लाइट ईयर और पारसेक में संबंध पूछ लिया जाए ना तो आपको बताना है कि एक पारसेक बराबर जो लाइट ईयर होते हैं वो कितने होते हैं? 3.26 लाइट ईयर, 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक का मान कितना होता है? 3.26 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। यानी एक लाइट ईयर का जो वैल्यू है उसको 3.26 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो किसका मान आ जाएगा सर? पारसेक का। चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी, बात समझ में आ गई ना सभी को? ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर देखना आप लोग अगला जो सवाल है आपका प्यारे बच्चों, अगला सवाल ये है, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 स्टील, ऑप्शन नंबर 2 सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर 3 अभ्रक और ऑप्शन नंबर 4। बताओ देखें कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है सौर सेल बनाने के लिए? बताओ देखें। हाँ जी, कमेंट करो देखें किस किस का आंसर सही आता है।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा प्रयास आपका। हाँ भाई, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। ओके, गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट सवाल देखो। हाँ जी, वही सवाल आ गया, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बिल्कुल सही लगाओ देखे सब लोग। हाँ भाई लगाइए देखें। बिल्कुल शाबाश, किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। और एक प्रकाश वर्ष का जो वैल्यू होता है, एक लाइट ईयर का जो मान होता है सर, वो कितना होता है? तो वो आपको बताना है 9.46 गुणा गुणा 10 की घात कितना? 15 मीटर। 9.46 गुणा 10 की घात कितना? 15 मीटर। ठीक है बच्चों, तो इसका वैल्यू कितना होता है? एक लाइट ईयर बराबर मान होता है 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। बहुत बढ़िया। और प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। क्या मतलब होता है सर प्रकाश वर्ष का? प्रकाश वर्ष का मतलब यह होता है कि सूर्य के प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में जो तय की गई दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। और सूर्य का प्रकाश निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है। तो वो एक साल में जो समय है उसमें कितनी दूरी तय करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। ओके, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? बताओ देखिए, कमेंट करो सब लोग। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? बिल्कुल, कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं। हाँ भाई देखना, चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पर जो मात्रक होगा होगा ना, वो क्या होगा सर? यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा? टेस्ला होगा। क्या होगा? टेस्ला होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए है, तो ए न्यूटन जो होता है ये किसका मात्रक होता है सर? ये होता है बल का मात्रक। किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक। एम्पियर किसका मात्रक होता है सर? एम्पियर होता है धारा का मात्रक। किसका मात्रक होता है? धारा का। और मीटर किसका होता है? दूरी का बोल सकते हैं या विस्थापन का बोल सकते हैं। किस किस का? दूरी या विस्थापन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। तो बात समझ में आ गई ना? हाँ जी, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा मात्रक है सर? एसआई मात्रक है। टेस्ला जो है ये चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा मात्रक है? एसआई मात्रक है। ठीक है ना? और आपको ध्यान रखना है, एक टेस्ला बराबर जो मान होता है ना, वो होता है 1 वेबर/मीटर स्क्वायर। 1 वेबर/मीटर स्क्वायर। और अगर हम लोग गॉस में इसका मान देखें तो चुंबकीय क्षेत्र को मात्रक जो है उसको गॉस में भी हम लोग लिख सकते हैं। और एक गॉस बराबर जो मान होता है ना, वो होता है आपका 10⁻⁻⁴। 10⁻⁻⁴ टेस्ला। और एक टेस्ला बराबर मान जो होता है वो हो जाएगा 10⁻⁴ गॉस। लेकिन यहाँ जो सवाल है आपका, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर क्या देना है सर? इस क्वेश्चन का आंसर देना है टेस्ला। और कौन सा मात्रक है? एसआई मात्रक। बहुत बढ़िया, अच्छी तैयारी आप लोगों की सभी की। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, मानव नेत्र में होता है कौन सा लेंस होता है? कमेंट करो देखिए। हाँ भाई, पहली बात तो ये कि मानव नेत्र में लेंस होता है या दर्पण? बताओ देखिए कमेंट करके सब लोग। बताइए बताइए, बहुत बढ़िया, शाबाश। बिल्कुल शाबाश। देखिए मानव नेत्र में जो लेंस होता है ना प्यारे बच्चों, वो कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है ना? हाँ जी, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है सर? उत्तल लेंस होता है। ठीक है। अब देखिए ये उत्तल लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है वो कैसा बनाता है? मानव नेत्र का जो लेंस होता है वो प्रतिबिंब बनाएगा छोटा, उल्टा, और कैसा बनाता है? वास्तविक बनाता है। कैसा बनाता है सर? छोटा, उल्टा और वास्तविक बनाता है। अब आप कहोगे सर हमें तो वस्तुएं सीधी दिखाई देती हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये लेंस जो होता है ये प्रतिबिंब तो उल्टा ही बनाता है, लेकिन फिर यहाँ से जो संकेत होते हैं वो मस्तिष्क के पास जाते हैं। और मस्तिष्क जो होता है, इन जो प्रतिबिंब हम लोगों को दिखाई देते हैं इनको कैसा करके दिखाता है? हमें सीधा करके दिखाता है। तो फिर वो हमें कैसे दिखाई देने लग जाते हैं? सीधे दिखाई देने लग जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी। ओके, नेक्स्ट सवाल, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच कितने समय का अंतर होता है? बताओ देखिए, सब लोग कमेंट करो भाई। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ जी,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10th क्लास की जो पुस्तक है उसमें ऐसा कैसा एग्जाम्पल आपको लिखा हुआ मिलेगा, बताओ देखिए इसका आंसर क्या होगा। बताइए बताइए बिल्कुल। हाँ जी, देखिए यहाँ पर जो घटना घटित होगी, सबसे पहली बात तो ये किस घटना के कारण से ऐसा हुआ करता है, तो आपको बताना है अपवर्तन के कारण से। प्रकाश का अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसके कारण से सूर्योदय होने के 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देने लग जाता है और सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देता रहता है। तो दिन जो है वो 2 मिनट पहले उदय हो चुका है और दिन जो है वो 2 मिनट बाद में अस्त होगा। इस प्रकार से टोटल जो डिफरेंस हो जाएगा आपका, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच कितने समय का अंतर होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो कितना होगा, 2 मिनट। लेकिन पूरे दिन की अवधि कितनी बढ़ जाएगी, तब आपको कितना बताना है, तब आपको बताना है 4 मिनट, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा लगाएंगे आप लोग, कि वास्तविक सूर्यास्त जो होता है, वास्तविक सूर्यास्त जो होता है उसके 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देता रहता है, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, गुड। ऐसा किसके कारण से हुआ, तो आप बोलेंगे अपवर्तन के कारण से। चलो नेक्स्ट सवाल बताएं। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है, ये बताओ देखें सब लोग। बहुत अच्छा सवाल है। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों के सही आंसर प्राप्त हो रहे हैं। सर कैसा दिखाई देगा, तो आप बोलेंगे सर काला दिखाई देगा। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, बी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होता है प्रकीर्णन के कारण से। किसके कारण से होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से हुआ करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण से ऐसा हुआ करता है। हम लोग वायुयान में उड़ रहे हैं और वायुयान में उड़ रहे हैं, ऊपर की ओर आकाश की ओर देखते हैं तो आकाश का रंग कैसा दिखेगा, काला। लेकिन अगर हम लोग धरातल की ओर देखेंगे, नीचे की ओर देखेंगे, तो धरातल का रंग कैसा दिखाई देगा सर, धरातल का रंग दिखेगा नीला। तो ऐसा होता किसके कारण से है, तो आपको बताना है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से या स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण से ऐसा हुआ करता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल जो है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है या ऊर्जा है, बताइए। बिल्कुल नवीकरणीय ऊर्जा है, बताओ देखें। देखिए कोयला जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक बार निकाल लिया, इसको यूज कर लिया, तो दोबारा से यूज नहीं कर सकते। पेट्रोल हम लोगों ने निकाल लिया और इसको हम लोग दोबारा से यूज नहीं कर सकते, एक बार इसका उपयोग कर लिया, दोबारा यूज में नहीं आएगा। गैसेज जो है इनका उपयोग हम लोग एक बार कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते। लेकिन सौर ऊर्जा जो है ना, ये कैसा स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा का क्या है, स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोलेंगे सर, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बोल देना सौर ऊर्जा। ठीक है स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट सवाल। 11 नंबर का क्वेश्चन जो है, 11 नंबर का क्वेश्चन ये है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं सर इसको, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। बिल्कुल, कमेंट करो देखिए इसका क्या आंसर होगा। हाँ भी, देखिए पहले आप लोग कंसल्ट करें, ये न्यूटन तो किसका मात्रक होता है सर, ये तो बल का मात्रक है, तो ये ज्योति तीव्रता का मात्रक नहीं हो सकता। ओप्टर मात्रक नहीं है। कैंडेला जो होता है ना, वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, मात्रक होता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा ना, वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या सभी को। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल देखो, अगला सवाल। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है या बनता है वह है, कौन से भाग पर आँख का प्रतिबिंब बनता है, बताओ देखो। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कमेंट करो देखे सब लोग एक बार। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। देखिए बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं, रेटिना। रेटिना को हिंदी में क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल। सही है ना, हाँ जी बिल्कुल। तो आँख के किस भाग पर वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर बनता है या दृष्टि पटल पर बना करता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन जो है आपका, चलो ये क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग कि दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है निकट की वस्तुओं को, दूसरा है बड़ी वस्तुओं को, तीसरा है दूर की वस्तुओं को, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए। देखिए, हाँ सर, दूरदृष्टि दोष जो होता है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं इसको? हाइपरमेट्रोपिया। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर इसको? हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, ठीक है ना। अब बताओ, तो देखिए स्टूडेंट, दूर दृष्टि दोष से ग्रसित जो व्यक्ति होता है वह दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा? सी। अब बताओ, इसके उपचार में कौन से लेंस का चश्मा पहना जाता है, ये बता दो आप मुझे कमेंट करके देखें। हाँ जी, इसके उपचार में कौन से लेंस का चश्मा पहना जाता है, बताइए। शाबाश, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। किस लेंस का चश्मा पहनते हैं सर? उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। कौन से लेंस का चश्मा लगाया जाता है? उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ में आ गई होगी? अरे आ गई ना बात समझ में? हाँ जी। चलो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये है कि दाब का मात्रक क्या है। बिल्कुल बताओ, देखिए दाब का मात्रक क्या है? डाइन है, जूल है, वाट है, पास्कल है। दाब का कौन सा मात्रक है? दाब का कौन सा मात्रक है? बताइए। देखें, देखो मैं बता देता हूँ। डाइन जो होता है ये बल का सीजीएस मात्रक है। कौन सा मात्रक है सर? बल का सीजीएस मात्रक है। आपको पता होगा 1 न्यूटन बराबर जो मान होता है वो कितना होता है? 10⁵5 डाइन होता है, ठीक है। जूल किसका मात्रक है? जूल होता है कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक। किसका मात्रक होता है? कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है ना। वाट किसका मात्रक है सर? शक्ति का। तो बचा कौन सर? बच गया कौन? बच गया पास्कल। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है सर। अरे दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या है? डी ऑप्शन। बिल्कुल, देख लीजिए आपके कितने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपकी कैसी तैयारी है, सबको चेक करना है। हाँ भाई, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट सवाल देखिए। 21 नंबर का जो क्वेश्चन आपके सामने आने वाला था, लेकिन 22 नंबर का क्वेश्चन आ गया। ये बता दीजिए आप पहले, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता? खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता। हाँ जी, इस बहुत अच्छा सवाल है, कमेंट करके बताओ। देखें, बताइए। देखें, बहुत बढ़िया। मैं सबके आंसर देख रहा हूँ। देखिए कौन कौन सही बता रहा है, कौन कौन गलत बता रहा है। बिल्कुल, एक एक का मुझे पता है, सभी के कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं। शाबाश। देखिए एलपीजी जो होता है ना आपका, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है, द्रवित पेट्रोलियम गैस जो होता है, इसको तो हम बोलते ही कुकिंग गैस हैं, तो इसका तो खाना बनाने में यूज किया जाता है। फिर बायोगैस या गोबर गैस जो होता है, इसको जैव गैस भी बोलते हैं। ये गोबर जो होता है, पशुओं का मल मूत्र जो होता है, उसके सड़ने गलने से बनाई जाती है। तो ये भी एक उत्तम ईंधन हुआ करता है, गैसीय ईंधन है, धुआं रहित होता है। तो इसका मुख्य घटक मीथेन होता है। इसका यूज भी हम लोग खाना बनाने में कर सकते हैं। कोयला जो होता है इसे अपन खाना बनाते ही हैं। फिर सीएनजी जो होती है ना, इसका उपयोग हम लोग खाना बनाने में नहीं करते। सीएनजी जो होती है इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग करते हैं बड़े बड़े जो शहर होते हैं उनमें धुआं रहित ईंधन के रूप में। जो यातायात के साधन होते हैं ना, यातायात के साधनों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, सीएनजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो आप क्या बोलेंगे सर? मेथेन होती है। कौन सी गैस होती है? मेथेन गैस हुआ
करती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आप लोगों को लगाना है वो कौन सा है? सीएनजी। देखो ध्यान से पढ़ना, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने में ईंधन के रूप में नहीं किया जाता? कुछ लोग इसको आधा पढ़ेंगे और इसको सही लगा देंगे, ये नहीं है। खाना बनाने में नहीं पूछ रहा, खाना बनाने में नहीं किया जाता है, सवाल ये है। तो थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से रीड करना है क्वेश्चन को, और आपको कौन सा बताना है इसका आंसर? सी। शाबाश। नेक्स्ट सवाल देखो। हाँ जी, अगला जो सवाल है आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है। 22 नंबर का क्वेश्चन यह है कि जीव विज्ञान का मतलब बायोलॉजी। बायोलॉजी जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया, वॉन मॉल ने किया, पुरकेंजे ने किया, या अरस्तु ने किया? बताइए। बहुत अच्छा सवाल है, कमेंट करके बताओ देंगे सब लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ भाई, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? शाबाश। देखिए, कुछ लोग अरस्तु बोलेंगे, ये गलत है। जीव विज्ञान का जनक हम लोग इसको बोल सकते हैं, जो जीव विज्ञान है, जंतु विज्ञान है, उसका जनक हम लोग अरस्तु को बोल सकते हैं। लेकिन जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? जीव विज्ञान का प्रयोग जो है प्यारे बच्चों सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। कब किया था सर? 1801 ईस्वी में। कब किया था? 1801 ईस्वी में किया था। ठीक बात है ना? अब देखिए, ये लेमार्क जो वैज्ञानिक है, लेमार्क तो है फ्रांस का, ये तो कहाँ का है सर? फ्रांस का है। ट्रेविरेनस कहाँ का है? जर्मनी का है। तो ये एक फ्रांस का वैज्ञानिक था, एक जर्मनी का वैज्ञानिक था, और इन्होंने जो है बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ठीक है स्टूडेंट? हाँ भाई, बात समझ में आ गई क्या? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल। जंतु विज्ञान का जनक पूछे तो अरस्तु। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल ये है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? ये भी अच्छा सवाल है, कमेंट करके बताइए देखें। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? इस्पात या स्टील का किया जाता है, नरम लोहे का किया जाता है, पीतल का किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो आप बता देना। आपको क्या बताना है? आपको बताना है इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्यारे बच्चों नरम लोहा। क्या होगा इसका आंसर? नरम लोहा। इसका जो आपको आंसर लगाना है ना, इसका आंसर कौन सा लगाना है सर? इसका आंसर लगाना है आप लोगों को बी ऑप्शन लगाना है, नरम लोहा। देखिए ध्यान से देखना, चुंबक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अस्थायी चुंबक और दूसरा कौन सा होता है? स्थायी चुंबक। अब देखिए, अस्थायी चुंबक जो होता है वो तो क्या करता है? अस्थायी चुंबक जो होता है इसके अंदर हम लोग नरम लोहे का उपयोग करते हैं, और नरम लोहा जो होता है वो शीघ्र ही चुंबक बन जाता है, तथा इसका शीघ्रता से ही चुंबकत्व जो होता है वो गुण समाप्त भी हो सकता है। इसलिए अस्थायी चुंबक हम लोग नरम लोहे के बनाते हैं, और इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं? जैसे विद्युत घंटी हुई, ट्रांसफार्मर का क्रोड हुआ, डायनेमो बनाने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? अस्थायी चुंबक का। ठीक है ना स्टूडेंट? फिर देखिए, तो विद्युत घंटी, ट्रांसफार्मर, क्रोड जो है, ये हम लोग क्या बोल सकते हैं? इनको विद्युत चुंबक बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? नरम लोहे का। फिर दूसरा है स्थायी चुंबक जो होता है, ये किससे बनता है? ये स्टील से बनता है, ये इस्पात से बनता है। तो ये इस्पात जो होता है ये कठिनाई से चुंबक बनता है, और कठिनता से ही इसका चुंबकत्व जो होता है वो क्या होता है? समाप्त होता है। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं? लाउड स्पीकर में करते हैं, कंपास वगैरह जो दिक् सूचक होता है, गैल्वेनोमीटर जो होता है, इनके अंदर इनका उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न अपना इतना ही है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग करते हैं? तो अपना आंसर क्या हुआ सर? अपना आंसर हो गया बी ऑप्शन। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट सवाल देखिए। बिल्कुल वही सवाल आ गया, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसको जाना जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक आप लोगों को पूछे तो आप कमेंट करके बताइए देखा। बिल्कुल, जंतु विज्ञान का जनक तो सर कौन है? जंतु विज्ञान का जनक तो अरस्तु है।
और वनस्पति विज्ञान या बोटनी का जनक पूछे तो हम लोगों को क्या बताना है? थियोप्रेस्टस। बहुत अच्छा, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर का तापक्रम जो होता है, शरीर का तापक्रम जो होता है वो कहाँ से नियंत्रित होता है? हाँ जी, बताओ। देखें, शरीर का तापक्रम जो होता है वो कहाँ से नियंत्रित होता है? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है इसका मतलब होता है मेरुरज्जु, ठीक है। सेरिबेलम, सेरिबेलम जो है प्यारे बच्चों, ये पश्च मस्तिष्क जो होता है अपना, रोमेन्सीफेलोन जो होता है उसका एक पार्ट है। सेरिबेलम और मेडुला ओब्लोंगेटा पश्च मस्तिष्क के दो भाग हुआ करते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है ना, हाइपोथैलेमस अपना अग्र मस्तिष्क या प्रोसेंसिफेलोन जो होता है उसका एक पार्ट होता है। डाइएंसीफेलोन और डाइएंसीफेलोन के दो पार्ट होते हैं, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस। एक है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी जो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है ना। अब आपको ध्यान रखना है कि हाइपोथैलेमस जो होता है ना, हाइपोथैलेमस जो होता है ये क्या करता है? हाइपोथैलेमस जो होता है ये भूख, प्यास और तापमान जो होता है उसका नियंत्रण करता है। प्यार, प्रेम, घृणा आदि जो गुण होते हैं इनका जो सेंटर पॉइंट होता है वो कौन होता है सर? वो होता है हाइपोथैलेमस। तो शरीर का तापक्रम कहाँ से नियंत्रित होगा? हाइपोथैलेमस से नियंत्रित होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। उसके बाद में देखना अगला जो पॉइंट है, अगला क्वेश्चन ये है कि सर वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितना % पाया जाता है? हाँ भाई, कमेंट करके बताओ। देखें, वायुमंडल में सामान्यतः कितना % CO2 पाया जाता है? शाबाश, बहुत बढ़िया। देखिए वायुमंडल में CO2 कितना होता है सर? 0.03%, ठीक है ना। हाँ भाई, अरे सही बात है क्या? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो अब आप लोग बताइए 78% जो मात्रा होती है ये किस गैस की होती है? 78% जो मात्रा होती है वो किस गैस की होती है? हाँ भाई, कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं सर नाइट्रोजन की। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे। कुछ लोग तो अच्छी तैयारी कर रहे हैं। हाँ भाई, जिनका आंसर नहीं आ रहा है ना वो ध्यान रखें, प्रिपरेशन अच्छी रखें, एग्ज़ाम्स होंगी, ज़रूर होंगी और टाइम पे ही होंगी। देखिए नाइट्रोजन की मात्रा आप लोग बोल सकते हैं 78 पॉइंट कुछ होती है, तो 78% बोल सकते हैं। ऑक्सीजन जो होती है वो 21% होती है, ठीक है ना। 4% का कोई रेशो नहीं है, आपको ध्यान रखना है। सही है, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट सवाल का आंसर बताइए, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है बताइए। देखें, हाँ भाई, अरे मछली जो होती है इसके बारे में आप लोग मुझे ये बताओ कि मछली जो होती है ये अमोनोटेलिक है, यूरियोटेलिक है या यूरिकोटेलिक है? इनमें से कौन सी है मछली? इतना बता दीजिए आप लोग। मछली जो है ये अमोनोटेलिक है, यूरियोटेलिक है या यूरिकोटेलिक है? नहीं पता क्या? चलो मैं बताता हूँ। देखना, मछली जो होती है ये अमोनोटेलिक होती है और अमोनोटेलिक जो जंतु होते हैं वो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है ना। तो मछलियाँ जो होती हैं वो किसका उत्सर्जन करेगी? अमोनिया का उत्सर्जन करती है, ठीक है। मनुष्य, मेंढक और स्तनधारी प्राणी जो होते हैं वो किसका उत्सर्जन करते हैं उत्सर्जी पदार्थ के रूप में? यूरिया का करते हैं, ठीक है। और पक्षी और सरीसृप वर्ग के जो लोग होते हैं, छिपकलियाँ वगैरह जो होती हैं, वो किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिक अम्ल का करते हैं, इसलिए उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? यूरियोटेलिक बोल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अरे बातें समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? बताओ, देखिए एक बार कमेंट करके हम का साइन भेजो सब लोग, हाँ कि सर बात समझ में आ रही है। बहुत अच्छी क्वेश्चन सीरीज़ है। सभी क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएँ हुई हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन हैं सारे के सारे। स्टूडेंट्स आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है इन चीज़ों को। हाँ जी, हाँ चलो, ये एमिनो अम्ल के बारे में पूछ रहे हैं क्या? देखिए एमिनो अम्ल जो है वे जंतु जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ के रूप में एमिनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एमिनोटेलिक। क्या बोलते हैं? एमिनोटेलिक। और इसका उदाहरण अगर आप लोगों को पूछे ना तो आप लोग क्या बताएंगे? इकाइनोडर्मेटा। क्या होता है सर? इकाइनोडर्मेटा हुआ करता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर अगर सीधा सीधा आपको पूछे तो आप लोग क्या बोलेंगे? अमोनिया, ठीक है स्टूडेंट।
चलो नेक्स्ट सवाल बताओ। मनुष्य में एच के गतियों का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? सेरिब्रम द्वारा होता है, थायराइड द्वारा होता है, सेरिबेलम द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं? बहुत बढ़िया। हाँ भाई, देखिए मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रण हुआ करता है, ऐच्छिक पेशियों को समुचित प्रतिक्रिया हेतु जो संवेदना प्रसारित की जाती है वो मस्तिष्क के किस भाग द्वारा की जाती है? सेरिब्रम द्वारा। किस भाग द्वारा की जाती है सर? सेरिब्रम द्वारा की जाती है। सेरिब्रम के कार्य क्या क्या होते हैं? ये बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति, स्मरण शक्ति का केंद्रक हुआ करता है। और जो अपनी ज्ञानेंद्रियां जो होती है, उन ज्ञानेंद्रियों से जो प्राप्त प्रेरणाएं होती है उनका यहाँ पर विश्लेषण और समन्वय हुआ करता है। ठीक है, तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा? सेरिब्रम के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट? हाँ भाई, अरे सही है क्या बात? आ गई बात समझ में? चलो नेक्स्ट सवाल देखिए। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली है, कमेंट करके बताओ देखिए सब लोग। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली है। हाँ भाई, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। देखिए मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसकी तीन झिल्लियाँ हुआ करती हैं, और तीन झिल्लियाँ जो होती हैं सर वो कौन कौन सी होती है? तो आपको ध्यान रखना है, एक तो होता है आपका ड्यूरामीटर, एक होता है आपका अरेक्नोइड, एक होता है पायामीटर। ठीक है, ये मीटर यहाँ पर जो है ये अपने कोई काम का नहीं है, मीटर जो है ये कोई काम का नहीं है सर। ठीक है ना? तो यहाँ पर काम का क्या क्या है? एक तो ड्यूरामीटर, अरेक्नोइड और पायामीटर, ये तीन मस्तिष्क की परतें हुआ करती है। तो ड्यूरामीटर जो होता है ना, ड्यूरामीटर जो होता है सर, ये ड्यूरामीटर तो होता है मस्तिष्क की बाहरी परत। कौन सी परत होती है? बाहरी परत होती है। और ये अरेक्नोइड जो है ये होती है मध्य परत। ठीक है, यानी बाहर की कौन सी? ड्यूरामीटर, अरेक्नोइड मध्य परत, और पायामीटर कौन सी है? ये इनर लेयर होती है, आंतरिक परत हुआ करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पूछे तो क्या बताएंगे सर? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है ड्यूरामीटर। ठीक है स्टूडेंट? जिनका सी ऑप्शन था वो सभी का सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मनुष्य में सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है उनका नियंत्रण कौन करता है? तो आप लोगों को क्या बताना है सर? सेरिब्रम। क्या बताना है? सेरिब्रम। ठीक है ना भाई? अरे सही है क्या? बिल्कुल। देखिए ये सेरिब्रम जो होता है इसके अंदर चार पालियां पाई जाती हैं। एक होती है फ्रंटल पाली। फ्रंटल पाली जो होती है ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करती है। पैराइटल पाली होती है दूसरी, जो अपनी त्वचा से जो संवेदनाएं प्राप्त होती है उनका ज्ञान हमें कराती है। ऑक्सीपिटल पाली जो होती है, ऑप्टिक पाली इसने लिख दिया, ये दृश्य संवेदनाओं के बारे में हम लोगों को बताती है। और टेम्पोरल पाली जो होती है वो सुनने के बारे में हम लोगों को बताती है या श्रवण में सहायक है। ठीक है ना? तो यहाँ ऑप्टिक पाली लिखा हुआ है, ऑप्टिक पाली का यहाँ आंसर नहीं हो सकता। हम लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या बोल सकते हैं? सेरिब्रम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। अभी पहले मैंने बोला था कि मनुष्य के अंदर बुद्धिमत्ता और चेतना शक्ति, स्मरण शक्ति का जो केंद्र हुआ करता है वो क्या है सर? तो वो सबको पता है आपको, वो क्या है? सेरिब्रम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ आप। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसानी सवाल है ये तो। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? हाँ जी, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है सर? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट सवाल। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है 90/60, बी है 100/120/80, सी है 200/130, डी है 140/160। ये तो सबको आता होगा, बता दो फिर जल्दी से।
बिल्कुल 120/80। हाँ भाई, 120 तो होता है सिस्टोलिक, 120 तो क्या होता है, सिस्टोलिक होता है, और 80 जो होता है वो क्या होता है, डायस्टोलिक होता है। ठीक है ना, एक तो होता है सिस्टोलिक जिसको प्राकुंचन बोलेंगे, और 80 जो है डायस्टोलिक, इसको अनुशीतलन बोलेंगे। तो 120/80 हुआ करता है स्वस्थ मनुष्य का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उसको श्वसन बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास बोलते हैं, प्रश्वास बोलते हैं, निश्वासन बोलते हैं। हाँ भाई, शाबाश, इसका आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन। श्वास को अंदर लेना, एक निश्चित दर से श्वास अंदर लिया जाता है तथा निश्चित दर से उसको बाहर वापस छोड़ दिया जाता है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। ठीक है ना, गुड। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। बहुत अच्छा सवाल है, इसके बारे में बताइए आप लोग। पहला लिख रखा है सर डायरिया, पहला क्या लिखा हुआ है, डायरिया लिखा हुआ है। दूसरा है टीबी, तीसरा है निमोनिया। हाँ भाई, डायरिया जो होता है इसके अंदर तो अपनी आंत्र प्रभावित होती है। डायरिया में कौन प्रभावित होता है, आंत्र। ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, एक जियार्डिया प्रोटोजोआ होता है, उसके कारण से डायरिया हो सकता है। आंतें प्रभावित होते हैं, हल्के दस्त लगते हैं, पतले दस्त इसके अंदर लगा करते हैं। टीबी जो होता है इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, श्वास लेने में तकलीफ हो सकती है। और निमोनिया जो होता है इसमें भी श्वास लेने में तकलीफ होती है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी और सी दोनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कौन सा लगाना है सर, डी लगाना है। ठीक है स्टूडेंट। हाँ भाई, अगला सवाल बताइए, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दिष्ट धारा प्राप्त होती है, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है, या फिर दोनों ही होती है, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताओ देखिए आप लोग। हाँ प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। देखिए कुछ लोग बोल रहे सर कहाँ चले गए, यही था भाई। देखिए ध्यान से देखना, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित प्राप्त होती है। तो डायनेमो जो है, डायनेमो का मतलब हम लोग जनित्र बोल सकते हैं, जनरेटर बोल सकते हैं। जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर जो होता है उसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त हो जाएगी, और डीसी जनरेटर जो होता है उसके द्वारा दिष्ट धारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ सर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोनों ही धारा प्राप्त हुआ करती है। चलो नेक्स्ट सवाल बताओ, बहुत अच्छा सवाल है। कार्य का मात्रक क्या है। शाबाश। देखिए कार्य का मात्रक होगा यहाँ पर जूल। कार्य का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल। कार्य को हम लोग लिखते हैं डब्ल्यू से, और डब्ल्यू के बराबर जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है F.S, बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्य। और कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या बनेगा, जूल बनेगा। न्यूटन बल का मात्रक, एम्पियर किसका, धारा का मात्रक, और ये वाट किसका मात्रक है, ये शक्ति का है, और ये किसका है, बल का है, और ये किसका है, धारा का है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया सर, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया जूल। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल। सोलर सेल जो होते हैं सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। सबको पता है सर, सोलर सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, सौर ऊर्जा जो होती है उसको कौन सी ऊर्जा में ट्रांसफ़र करते हैं, वो करते हैं किस ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। अरे सही बात है ना, हाँ जी, शाबाश। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक समय का नहीं है। प्रकाश वर्ष, अधिवर्ष, चंद्रमा है, इनमें से कोई नहीं। सबको ध्यान है कि सर प्रकाश वर्ष जो होता है ना, ये किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है, समय का मात्रक नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ सर, ए ऑप्शन हुआ। बहुत बढ़िया, शाबाश। वीडियो को सब लोग लाइक कर दें, ठीक है ना।
हाँ जी, अगला क्वेश्चन बताइए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? देखिए, सबसे पहले ऐसा कौन सा वैज्ञानिक हुआ था जिसने चुंबक के द्वारा विद्युत धारा बनाई थी? चुंबक के द्वारा विद्युत धारा प्राप्त करना ही जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहलाती है। और इतना महान कार्य करने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था? माइकल फैराडे। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? सी। अगला तो बहुत आसान सवाल है, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा। कमेंट करके बताओ देखिए सब लोग। हाँ भाई, आज की क्लास का लास्ट सवाल है। अपनी इस क्लास में लगभग 35 क्वेश्चन थे। आप लोग कंपैरिजन कर लेना कहाँ आपकी तैयारी चल रही है, कितने कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सर? पेशीय ऊर्जा, ठीक है ना, सी ऑप्शन। सारे कार्य करने के लिए पेशीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलो, धन्यवाद।